हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फानाकार फिल्म के बारे में। और यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ प्रूव की थी। यहाँ आर प्लस थीटा था, तो आर प्लस थीटा को मैंने यहाँ पर क्या है कि यहाँ आर प्लस थीटा बिल्कुल आएगा, बट मैंने यहाँ क्या माना है कि हम आगे भी इसको इस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे कि यदि आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर आपकी ये जो फ्रिंज यहाँ से लाइट आ रहा है, ये लाइट इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑपरेट हो, है ना, तो उस कंडीशन में आई और आर दोनों ही जीरो हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के लिए इसको यहाँ पर कहा गया। तो ये डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस थीटा और माइनस लैम्बडा बाई 2, ये इफेक्टिव पथांतर हमारे पास आता है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होता है। अब हम इसको आगे देखें तो आगे इसके अंदर इस पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया गया था, ये हमारे पास में पाथ डिफरेंस हमने निकाला था। और अब हम कहें कि यदि पहली कंडीशन ले लें अपन, और पहली कंडीशन के लिए मैं इसको बोल दूँ संपोषी व्यतिकरण के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जानते हैं जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्बडा का मल्टीपल इंटीजर होता है। एन की वैल्यू यहाँ पर अपन 1 2 3 एन बराबर 0 के लिए हमारे पास केंद्रीय सेंट्रल फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पर इस डेल की वैल्यू को यहाँ से लाके यहाँ रख दूँ तो 2 म्यू टी और साथ में है ये कॉस थीटा और माइनस लैम्बडा बाई 2 और इज इक्वल टू एन लैम्बडा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से बनेगा 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा दैट्स इज इक्वल टू लैम्बडा, तो कॉमन निकाल लूँ इसमें से मैं, और ये बन जाएगा n प्लस 1/2 या 2n प्लस 1/2। तो ये हमारे पास कंडीशन मिलती है। इक्वेशन नंबर 7 मुझे यहाँ मिल जाती है। अगली हम बात करें इसके अंदर, तो दूसरी बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो पार्ट डिफरेंस होता है वो जो 2n जो होता है, इस 2n का हम ये कह सकते हैं n प्लस माइनस 1/2 होता है। n प्लस माइनस 1/2 लैम्बडा का जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा मल्टीपल था, मतलब n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये बनेगा, अगर प्लस साइन लोगे तो 3/2 और माइनस साइन लोगे तो 1/2, मतलब लैम्बडा बाई 2। तो जब भी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 ये होता है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। हम इस चीज़ को जानते हैं। तो इसमें से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फिर से रख दूँ और यहाँ पर मैं इसकी लोअर वैल्यू लेता हूँ माइनस वाली। तो मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए और इजिकल टू क्या बन जाएगा n माइनस 1/2 ये है आपके पास में इंटू लैम्बडा, और यहाँ से लैम्बडा बाई 2 था वो उठा उधर ले गया तो प्लस का लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से मुझे मिलता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। मतलब इस कंडीशंस के लिए मुझे जहाँ जहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए मुझे यहाँ पर इन कंडीशंस के लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और इन कंडीशन के लिए मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और मुझे डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। अगर हम इसी प्रकार बात करें, अगर हम कहना चाहें कि सर यहाँ से ये लाइट आ रहा है, ये लाइट कुछ ऐसे ऑपरेट होगा और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका सुपरपोजिशन होगा, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बट सेम यही चलेगा जैसे हमने वहाँ पर जो इक्वल विड्थ की हमने टी मोटाई की टी विड्थ की हमने फिल्म देखी थी, वहाँ थीटा बराबर आपका नहीं था, थीटा बराबर 0 डिग्री था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है कि यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसके लिए भी अपन निकाल सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया था। बट वहाँ पर क्या होता है, बिकॉज आपका जो यहाँ से ये जो हो रहा है ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ट्रांसमिशन वेव के लिए निकाल सकता हूँ, रिफ्लेक्ट के लिए निकाल चुका हूँ मैं। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए अगर कहूँ तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए यहाँ पर क्या होता है, स्टोक्स का रूल लगाएंगे तो आपका इसके इस साइड कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम की सरफेस होगी। रेयर मीडियम की सरफेस से होने पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आएगा, वो सिर्फ बचेगा 2 म्यू टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसके लिए फिर से मैं बात कर सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दूंगा तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा।
एंड फोर्थ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात करूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2μt cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा, प्लस साइन लेने पर। तो हम यहां पर ये फाइंड आउट करते हैं कि रिफ्लेक्टिव वेव में जहां पर मुझे ब्राइट फ्रिंज मिली है, ट्रांसमिटेड में वेव में वहां पर मुझे क्या मिलेगी। देखो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये आ रही थी अपनी, है ना। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस फ्रिंज से, इस वाइड शेप फ्रिंज से जब आपका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से ट्रांसमिशन होता है ना, ट्रांसमिट होती वेव, तो जो रिफ्लेक्टिंग वेव में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जिन पॉइंट्स पर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है ना, यहां पर ट्रांसमिटेड वेव में उन पॉइंट्स पर मुझे ये कंडीशन किसके लिए आई, डिस्ट्रक्टिव के लिए आई है। मतलब कि अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां पर मुझे जिस स्थान पर मुझे यहां पर क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसी स्थान पर मुझे ट्रांसमिटेड वेव में क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, इन्वर्टेड हो जाती कंडीशन। और यहां जिस रिफ्लेक्टेड वेव में जिस जगह मुझे यहां पर जो है डार्क फ्रिंज मिलेगी, ट्रांसमिटेड वेव में उन्हीं स्थानों पर मुझे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इस तरह से अपन यहां पर इन चीजों को कह सकते हैं। और यहां पर ये जो इन्वर्टेड हो जाती है यहां पर ये पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहां पर ऐसा बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहां पर क्या होता है कि जो आपकी वेड शेप फ्रिंज थी, तो हमें यहां पर क्या मिलता है भाई, एक पहले मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव, तो ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, दोनों में, रिफ्लेक्टेड वेव में भी और ट्रांसमिटेड वेव में भी। और ये मुझे फ्रिंज या पैटर्न मिलता है, तो मुझे एक के बाद में एक क्या होती है, जो है ब्राइट एंड डार्क, फिर ब्राइट एंड फिर डार्क, इस तरह से मुझे यहाँ पर फ्रिंजेस मिलती है ना। और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ये पैरेलल होती है, बिल्कुल पैरेलल फ्रिंजेस मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से हम जो है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था आपका डेरिवेशन जो है वेड शेप फिल्म के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको करना है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगली कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ इसके लिए, जैसे हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों की बात करें, हम बात करना चाहते हैं भाई यहाँ पर जो आपकी फ्रिंजेस मिल रही है, वो फ्रिंजेस, उन फ्रिंजेस की हम फ्रिंज विड्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि उन फ्रिंजों की फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, जो फ्रिंजेस हमें मिलेगी उस फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो उसकी अपन फ्रिंज विड्थ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी इसकी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ से अपन ये कहें कि भाई आपका ये आपकी वेड शेप फिल्म थी, ऐसे है ना, थीटा एंगल पे ये आपका बिल्कुल था और ये पॉइंट ओ था। तो हम कह देते हैं कि यहाँ इस जगह पर ऐसा, यहाँ पर मुझे एनवी फ्रिंज मिलती है, एंथ फ्रिंज मिलती है, और कितनी मोटाई पर, इस टीएन मोटाई के ऊपर। तो यहाँ से कंटिन्यूस की विड्थ बढ़ती जा रही है ऐसे, बट फ्रिंज की विड्थ नहीं बढ़ी है, फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी, हम प्रूव करेंगे इस चीज को। और यहाँ से जो आपका xn+1 डिस्टेंस पर मुझे tn+1 विड्थ की मुझे क्या मिलती है, यहाँ पर जो है फ्रिंज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन फ्रिंज गैप निकालते हैं। तो फ्रिंज गैप क्या होगा आपका, तो फ्रिंज गैप होगा बीटा इजिकल टू xn+1 माइनस xn। भाई n+1 भी फ्रिंज में से अपन ने क्या कर दिया, xn भी, क्योंकि ऑब्वियस है अगर ये ब्राइट है और ये ब्राइट है तो बीच में डार्क होगी और डार्क फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। अगर ये डार्क है तो बीच में ब्राइट फ्रिंज होगी, तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकल जाएगी। तो बीटा इजिकल टू xn+1 माइनस का xn, ये इक्वेशन मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो जाती है फर्स्ट। अगेन यहाँ पर मैं देखता हूँ tan थीटा इजिकल टू, tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा के लिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका tn और बेस क्या है आपका xn। तो दीज इंप्लाइज tn इजिकल टू मुझे मिल जाता है xn tan थीटा, है ना। और इसी प्रकार से अगर मैं tn+1 निकालूं तो tn+1 क्या मिलेगा मुझे, तो tn+1 मुझे मिलेगा xn+1 tan थीटा, ऐसा ही हो जाएगा बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल के लिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो tn+1 माइनस tn दैट्स इज इक्वल टू xn+1 माइनस का xn, और tan थीटा में क्या कर देता हूं, इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं।
तो टेन थीटा मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करें, ये xn प्लस वन की वैल्यू बीटा है अपने पास में, तो यहाँ रख दूँ मैं tn प्लस वन माइनस tn दैट्स इज इक्वल टू बीटा, और ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा ये। अगेन हम आगे बात करें तो आगे वाले पोर्शन में क्या रहेगा, आगे वाले में हम इसको क्या है, तो यहाँ से वही i इज इक्वल टू जीरो, आई r इज इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन ली है मैंने इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये बीटा टेन थीटा ये कंडीशन मुझे मिल जाती है, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ये कंडीशन मुझे मिलती है, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने जो है nth जो है आपकी डार्क फ्रिंज की बात करी थी हमने, तो फॉर nth डार्क फ्रिंज किस में ले रहे हैं अपन, जो रिफ्लेक्टेड वेव में, तो nth डार्क फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड वेव में डार्क फ्रिंज की कंडीशन ले रहा हूं मैं, तो उसके लिए कंडीशन मैंने निकाली थी रिफ्लेक्टेड वेव में डार्क फ्रिंज कंडीशन, और वो कंडीशन थी हमारे पास में 2 म्यू टी कॉस थीटा और इजिकल टू क्या था अपने पास में एन लैम्बडा था, ये nth पोजीशन के लिए निकाला इसको मैंने, ठीक है। अगेन मैं इसके जस्ट बाद कि अगर ये ब्राइट डार्क है तो ये भी डार्क होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकल जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाती है इक्वेशन थर्ड। और मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ से अगले के लिए तो 2 म्यू टी एन प्लस वन वी के लिए, तो एन प्लस वन के लिए एन प्लस वन कॉस थीटा आई इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए यहाँ पर हमारे पास में था एन प्लस वन बाई टू, और ये लैम्बडा पोजीशन थी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 2 देखो अब इसमें से क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 म्यू दोनों में कॉमन निकल जाएगा, कॉस थीटा दोनों में है कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या टी एन प्लस वन माइनस का टी एन दैट्स इज इक्वल टू ये रहेगा एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई टू, और माइनस का इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एन लैम्बडा, ये एन लैम्बडा से एन लैम्बडा क्या हो जाएगा कैंसिल, और टी एन प्लस वन और टी एन ये बीटा टेन थीटा है, तो 2 म्यू कॉस थीटा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू, हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको लिख दूँ 2 म्यू कॉस थीटा और इंटू बीटा, और टेन थीटा को लिख दूँ साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होता था, तो लैम्बडा बाई टू, ये कॉस से कॉस कैंसल, और यहाँ से हमारे पास बीटा की जो वैल्यू निकलेगी, फ्रिंज विड्थ जो निकलेगी वो हो जाएगी कितनी आपकी, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं लैम्बडा अपॉन में कितना है 2 म्यू और 2 to 4 हो जाएगा, तो 4 म्यू साइन ऑफ बीटा, ये हो जाएगा, ये बटे में आएगा, म्यू बटे में आएगा और साइन थीटा बटे में आ जाएगा, तो लैम्बडा अपॉन में 4 म्यू साइन बीटा साइन थीटा, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर ले ले अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 4 म्यू थीटा, ये हमारे पास में फ्रिंज विड्थ आती है लैम्बडा अपॉन में 4 म्यू बीटा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन निकल जाती है, सॉरी यहाँ पर लैम्बडा बाई टू कर दिया है मैंने, लैम्बडा बाई टू नहीं होगा एन प्लस वन ही होगा सिर्फ, ये एन प्लस वन, अरे nth फ्रिंज के लिए n था, तो n प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा आपका n प्लस वन, तो यहाँ से ये टर्म नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ लैम्बडा ही रहेगा आपका, तो लैम्बडा ही चलेगा, तो यहाँ पर ये 2 की जगह 4 की जगह 2 होगा, और ये 2 म्यू बीटा, ये हमारे पास में फ्रिंज विड्थ आती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं फ्रिंज विड्थ तो डिपेंड करती है लैम्बडा के ऊपर, अगर लैम्बडा ज़्यादा होगी, आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो फ्रिंज का जो गैप होगा वो भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अपन देख रहे हैं तो बीटा इज रेसिप्रोकल टू म्यू, अगर आपका यहाँ से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ रहा है, ठीक है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इस जो अपन ने फिल्म ली है, इस फिल्म का वेड शेप फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बीटा क्या हो जाएगा कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बीटा क्या हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से कहता हूँ बीटा इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन थीटा, अगर थीटा आपका ज़्यादा है, ये विड्थ जो वाइड शेप जो आपकी ये है फिल्म है, ये बी थीटा अगर ज़्यादा कर दूँ तो थीटा बराबर ज़्यादा होने के लिए बीटा क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, और कम एंगल के लिए आपका बीटा क्या होगा, कम एंगल के लिए बीटा ज़्यादा और ज़्यादा एंगल के लिए बीटा कम। तो इस प्रकार से अपन इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू n पर डिपेंड नहीं कर रही है, डज नॉट डिपेंड ऑन n, इसमें n नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी डार्क फ्रिंज बने चाहे लाइट फ्रिंज बने,
चाहे वो NV हो चाहे N+1 फ्रिंज हो, उन सब की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर फ्रिंज विड्थ को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम ये कहें कि फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, अपन कुछ और चीज़ों की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस की फिल्म की बात करते हैं, तो फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, इसको अपन बोलते हैं यहां पर फिजो फ्रिंजे, फिजो फ्रिंज। फिजो फ्रिंज, ये फ्रीजो फ्रिंज क्या होती है? तो फ्रीजो फ्रिंज की हम बात करें, फ्रीजो फ्रिंज क्या होती है? यहां से हम देख रहे हैं कि जो पार्ट डिफरेंस हो रहा है आपका, मैं निकाला था पार्ट डिफरेंस, ये 2μt cos ऑफ थीटा, जो अपन del1 निकाला था, और वो पार्ट डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है, ये भी अपने कांस्टेंट है, तो सिर्फ t पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये t फिर बढ़ रहा है, t लगातार कंटिन्यू हुई है ना। तो t यहां से बढ़ रहा है और एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल सकती है, जो नहीं, एक ही बहुत सारी रेज निकल सकती है। तो यहां पर आपका पार्ट डिफरेंस सिर्फ t पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि जिन जिन फ्रिंजेस के लिए t आपका जो है सेम है, तो ऑब्वियस ही है कि उनका जो लोकस होगा वो एक ही लोकस से गुजरेंगी, मतलब उनका जो लोकस होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा, है ना। तो चूंकि यहां पर पार्ट डिफरेंस t पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार से यहां जिन जिन फ्रिंजेस के लिए t सेम है, t समान है, उन सब का जो बिंदु पथ होगा वो एक ही बिंदु पर होगा। और इस प्रकार की फ्रिंजों को अपन क्या बोलते हैं, फिजो फ्रिंजे कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस यहां पर अपन कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर अपन ये भी कहते हैं कि अपन ने भी निकाला था बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या निकला था आपका, बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आपका था लैम्बडा अपॉन में 2μ थीटा। यहां पर ये भी था साथ में, बीटा लैम्बडा पर डिपेंड करता है, म्यू पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है, और बीटा जो है ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी देखो जरा भाई, आपकी जो पार्ट डिफरेंस है वो तो टी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वे सारी रेज जिनका पार्ट डिफरेंस इस टी के इक्वल है, तो उन सब बिंदुओं का बिंदु पथ एक ही होगा, ठीक है ना। उन सब बिंदुओं का बिंदु पथ जो लोकस होगा वो एक ही बिंदु पर होगा। तो इस प्रकार की फ्रिंजेस फिजो फ्रिंजेस कहलाती है। और चूंकि बीटा जो होती है ना आपकी टी पर डिपेंड नहीं करती है, टी का मान कुछ भी हो जाए तो बीटा को इफेक्ट इससे नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए इन्हें हम स्थानीय फ्रिंजे भी कहते हैं, इसे स्थानीय फ्रिंजे भी कहा जाता है। और इसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, फिल्म के ऊपर इसे अपन बना सकते हैं। और यहां पर इनको देखा जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फिल्म पर लेकर के, ठीक है ना। एक फिल्म के ऊपर हम इसको एक फिल्म के ऊपर या एक प्लेट के ऊपर इसको बना करके बिल्कुल हम जो है इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी फिजो फ्रिंजेस आती है। तो फिजो फ्रिंजेस हमने देखी यहाँ पर। साथ ही साथ हम यहाँ पर और कह सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पर जो आप टेस्टिंग ऑफ प्लेननेस ऑफ सरफेस, टेस्ट ऑफ प्लेननेस ऑफ सरफेस, सरफेस की प्लेननेस की भी अपन, कोई सरफेस प्लेन है कि नहीं है, उसको अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, उसको अपन चेक कर सकते हैं इस जो है वाइड शेप फ्रिंज की हेल्प से। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी कोई पट्टिका लेते हैं, कोई प्लेट लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं, इस एक पट्टिका ले लेते हैं बिल्कुल ऐसी प्लेन, है ना। और जिसको चेक करना है, जिसकी प्लेनलेस चेक करनी है, उसको अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर थीटा एंगल पे अपन इसको बनाते हुए यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, ऐसे ये थीटा एंगल, मिनिमम एंगल बनाते हुए रख देते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, लाइट इस पे से पास होता है, लाइट इस पे इंसिडेंट करता है, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड होगा, कुछ लाइट ट्रांसमिटेड होगा, और यहाँ पर ये आपकी जो है वेड शेप फ्रिंजेस यहाँ पर बनेंगी। अगर यहाँ पर जो बनने वाली फ्रिंजेस हैं, उन बनने वाली फ्रिंजेस की अगर साइज है, वे जो है हमको एक तो लीनियर रूप में दिख रही है ना, और फ्रिंज की जो विड्थ है वो क्या है, सब फ्रिंजेस की विड्थ सेम है, और सारी फ्रिंजेस एक लीनियर में और एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कहते हैं बिल्कुल ये वाला आपका जो रहेगा ये बिल्कुल प्लेन रहेगा। और अगर एक तो वो फ्रिंजेस हमको बिल्कुल लीनियर ना दिखे,
टेढ़ी मेढ़ी दिखे, हमको इस तरह से होती हुई दिख रही है, ऐसे बन रही है फ्रिंजेस ये। और दूसरा, उनकी विड्थ में भी क्या हो, चेंजेस हो, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये आपका जो प्लेन है, ये जो अपने पट्टी का ली, कांच की पट्टी का, ये पूरी तरह से प्लेन नहीं है। तो अपन यहाँ पर प्लेननेस, सरफेस की प्लेननेस लेस की हम यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं इन जो है फ्रिंजेस की हेल्प से, इस वाइड शेप फ्रिंज की हेल्प से। तो इस तरह से अपने पास में यहाँ पर जो है फ्रिंज विड्थ और वाइड शेप फिल्म अपन यहाँ पर निकाल के लेके आते। तो ये कुछ इसके जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट इसमें कुछ जो ये कह सकते हैं यूजेस थे इसके, जो हमने देखे थे, है ना। बाकी इसके कंपैरिजन में आपका जो वाइड शेप फ्रिंज वाला डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फीजो फ्रिंजेस की डेफिनेशन और हमने इसकी फ्रिंज विड्थ निकाली थी वो, ये तीन चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूटन्स रिंग की। तो न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं? इन न्यूटन रिंग्स को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि न्यूटन रिंग्स होती है, न्यूटन रिंग्स क्या होती है और किस प्रकार से न्यूटन रिंग्स क्रिएट होती है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। देखिए, न्यूटन रिंग्स होती क्या है, तो जैसे अभी अभी हमने वेज शेप फिल्म की बात करी थी, और वेज शेप फिल्म से हमने क्या फाइंड आउट किया था, इंटरफेरेंस फाइंड आउट किया था। ठीक है ना, इंटरफेरेंस हमने फाइंड आउट किया था। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, और वेज शेप फिल्म के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके हम इंटरफेरेंस कराते हैं, और इंटरफेरेंस कराने पर जो हमें इमेज मिलता है स्क्रीन पर, उस इमेज को अपन बोलते हैं यहाँ पर न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स यहाँ पर इमेज हमें यहाँ पर मिल जाती है, और इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहें कि ये यहाँ पर जो हमें फ्रिंजेस मिलती है ना, वो फ्रिंजेस कैसी मिलती है, इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस मुझे मिलती है। डार्क फ्रिंज मिलती है पहले तो मुझे, फिर ब्राइट, फिर डार्क मिलती है, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क मिलती है, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इस प्रकार से क्या होता है, मुझे सर्कुलर, है ना, और संकेंद्रीय, वन सेंट्रलाइज्ड मुझे यहाँ पर फ्रिंजेस मिलती है। तो इन्हीं फ्रिंजेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन रिंग्स कहते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है, इसे बनाने के लिए हम ऐसी एक बिल्कुल प्लेन जो ग्लास प्लेट ले लेते हैं इसकी, बिल्कुल ऐसे, ये प्लेन ग्लास प्लेट होती है, और इसके ऊपर हम अधिक कॉन्केविटी का, अधिक वक्रता त्रिज्या का एक समतलो उत्तल लेंस, मतलब जिसका एक पोर्शन तो आपका प्लेन होता है और दूसरा पोर्शन कैसा होता है, इसका उत्तल टाइप का होता है। इस तरह से इसके ऊपर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं हम इसके ऊपर। जैसे हम इसको पुटअप करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चूंकि बिल्कुल आपका कॉन्केविटी इसकी बिल्कुल सेम है, उसके चारों ओर सममिति, सिमेट्रिक रूप से क्या बन जाती है, यहाँ पर वायु की, एयर की पतली एक फिल्म बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं इस तरह से। ये जो होता है आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अपन लेते हैं। इसमें अपन सोडियम वेफर लैम्प को यूज़ करते हैं, या अपन एलईडी भी आजकल यूज़ कर सकते हैं, लेज़र को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये 7 कलर्स में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम एक, यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ होता है कुछ इस तरह से, ऐसे एक प्लेन मिरर होता है जो 45 डिग्री के एंगल पर होता है। तो 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा दिया जाता है ऐसे, है ना। या हम ये कह सकते हैं कोई प्लेट होती है, कांच की प्लेट ही बोल सकते हैं, चलो इसको, एक ग्लास प्लेट होती है और एक ग्लास प्लेट 45 डिग्री के एंगल पर लगा दी जाती है। अब यहाँ से रेस चल के आती है बिल्कुल आपके इस तरह से, यहाँ पर ये ऐसे बनता है, यहाँ से रेस चल के आती है, और रेस चल के आएगी तो ये क्या करता है, 45 डिग्री का प्लेट, ये जो प्लेट होती है ग्लास की, ये इसको क्या कर देती है, इन रेस को नीचे की तरफ क्या कर देती है, टर्न कर देती है ऐसे। ये रेस आती है तो ये नीचे की तरफ ऐसे क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, बिल्कुल ऐसे चली जाती है, बिल्कुल नीचे की तरफ टर्न होकर ऐसे। और फिर क्या होता है, यहाँ पर वेज शेप फ्रिंजेस यहाँ पर बनती है, ये रेज यहाँ जाती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और ये रे वापस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, ये वापस से जो है इस तरह से टर्न हो जाती है, ये रेस इस तरह से टर्न होती है, ये वापस से यहाँ से आने के बाद में ऐसे,
इस तरह से आती है और टर्न हो जाती है वापस से ऐसे। और यहाँ पर हमारी आई पीस रखी हुई होती है। यहाँ पर क्या होती है, आई पीस हमारे पास में रखा हुआ होता है। यहाँ पर उस आई पीस में ये जा करके अपना एक जो है इमेज बनाती है, और वो इमेज कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप का होता है। बिल्कुल ऑब्वियस है, हम पिछले वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं। हमने यहाँ पर कहा है कि अगर यहाँ से वो सारी की सारी फ्रिंजेस, क्योंकि मैंने कहा था डेल इज इक्वल टू क्या था, 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा, ये पार्ट डिफरेंस था इस रेस के बीच में। तो वो रेस जिनके बीच पार्ट डिफरेंस सिर्फ टी पर डिपेंड कर रहा है, तो जिनके लिए पार्ट डिफरेंस टी क्या होगा, समान होता है, तो वे सारी की सारी फ्रिंजेस एक जगह जाती है और एक जगह जाकर क्या बनाती है, कुछ सर्कुलर, उनका बिंदुपथ एक ही होता है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस को क्या करती है, जनरेट करती है। और इस प्रकार की फ्रिंजों को फिजो फ्रिंजेस कहा था हमने। और यहाँ पर ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस जनरेट हो रही है, वो सर्कुलर फ्रिंजेस क्या कहलाती है, न्यूटन रिंग्स कहलाती है। तो ये न्यूटन रिंग्स यहाँ पर हमारे पास में जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जिसकी सर्कुलर सिमेट्री है ना, तो भाई सर्कुलर क्यों बनी, सर्कुलर से बनी क्योंकि इसमें सर्कुलर सिमेट्री है। ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है आपका, ऐसी आपने प्लेट रख दी इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल यहाँ चारों तरफ ऐसा एक सर्कुलर क्या बनेगा आपका, वेज शेप फिल्म बनेगी यहाँ पर, है ना, थीटा एंगल पर। और उनसे क्या होगा, जो मैं यहाँ पर वे सारी की सारी फ्रिंजेस, वे सारे के सारे रेज जिनके बीच पार्ट डिफरेंस इस 2 म्यू टी कॉस थीटा के बराबर है ना, और वे सारी की सारी जिनके बीच पार्ट डिफरेंस इस टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिनके लिए टी एक जैसा है, वे सारी की सारी फ्रिंजेस एक जगह जाएंगी और एक जगह जाकर के अपना इमेज शो करेंगी। वो इमेज कुछ ऐसे सर्कुलर टाइप का होगा। इन्हीं फ्रिंजेस को अपन बोलते हैं न्यूटन्स फ्रिंज, है ना। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में भी हम इसको बिल्कुल यहाँ पर जो है न्यूटन फ्रिंज होती है, और ये प्रैक्टिकल्स भी हम इसका करते हैं, प्रैक्टिकल में भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इस तरह से न्यूटन फ्रिंज यहाँ पर बनता है, और ये सर्कुलर अपना ये वाला पोर्शन होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि आपको जो है ये ऐसा प्लेन, और दूसरा पोर्शन इसका कॉन्वेक्स होना चाहिए। दूसरा इसकी कॉन्केविटी जो होती है ना, इसका जो ये घुमाव है, कॉन्केविटी है, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। चेंजेस का मतलब ये कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से ये। दूसरा, या फिर इसमें किसी प्रकार से जो है कोई बनावट में इसकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें यहाँ पर इस तरह से रिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ देखने में हमें इसको बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। बहुत सारी जिसकी इमेज हम देखते हैं ना, तो बहुत सारी यहाँ पर क्या बनती है, रिंग्स बनती है जगह जगह पर, तो बिल्कुल है। अरे भाई आपका एक रे थोड़ी ना और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही, बहुत सारी रे, अब कुछ रेज और आएंगी यहाँ से, ये भी आएंगी, ये भी आएंगी, बहुत सारी रेज आएंगी। तो यहाँ पर हमें जगह जगह पर बहुत सारे इसकी इमेज में बहुत सारी हमें सर्कुलर रिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी रिंग होगी जो बहुत ब्राइट होगी। उस रिंग को हमें इसके ऊपर खोज करके उसकी हमें इस फ्रिंज विड्थ को हमें निकालना है। इसकी इस फ्रिंज विड्थ को हम निकालते हैं, और फ्रिंज विड्थ निकाल करके हम जो है उसको स्टडी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का आप लोगों को, है ना। ये आप जो प्लेट है, ये प्लेट आप जो है कांच की प्लेट होती है, ग्लास की प्लेट होती है ना, और हल्का हल्का पॉलिश इसके ऊपर होता है, ये भी कह सकते हैं, या पूरी तरह से ग्लास प्लेट भी अपन इसकी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा रिफ्लेक्शन फिर हो जाएगा, फिर वापस से रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पर बनने वाला इमेज जो होगा ना थोड़ा धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता, लेकिन हमें उसको भी ढूंढना होता है, और जो सबसे ब्राइट वाला जो इमेज बनता है उसी को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये जो है न्यूटन्स रिंग्स यहाँ पर बिल्कुल जनरेट होती है।